अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इसमें इको क्रिटिसिज्म क्या है, इको क्रिटिसिज्म की डेफिनेशन क्या है और इको क्रिटिसिज्म का लिंक क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन को देखो तो इको क्रिटिसिज्म इज़ द स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम एन इंटरडिसिप्लिनरी पॉइंट ऑफ व्यू where all sciences come together to analyze the environment and brainstorm possible solution for the correction of contemporary environmental situation। तो you can say that कि इसमें हम किसको स्टडी करते हैं, लिटरेचर को स्टडी करते हैं एज वेल एज इन्वायरमेंट को इंटर डिसिप्लिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करते हैं। और इसमें हम उन चीज़ों को देखते हैं कि इन्वायरमेंट का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, एनवायरमेंटल सिचुएशन जो है उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। मतलब आपका जो लिंक होता है वो इन्वायरमेंट या नेचुरल थिंग्स या नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जो लिंक होता है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। यू कैन से दैट सिंपली स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट, मतलब जिसमें हम लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। यू कैन से दैट इट इज़ इको क्रिटिसिज्म। उसके बाद इको क्रिटिसिज्म वर ऑफिशियली heralded by the publication two seminal works both published in the mid-19th। Eco criticism investigates the relation between human and the natural world in literature। मतलब इको क्रिटिसिज्म में आप कह सकते हैं कि जिसमें आप रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं ह्यूमन इंसानियत का और नेचुरल वर्ल्ड और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में मुकम्मल जांच पड़ताल करते हैं। यू कैन से दैट इट इज़ इको क्रिटिसिज्म। उसके बाद इट डील्स विद हाउ एनवायरमेंटल इश्यूज, कल्चरल इश्यूज कंसर्निंग द एनवायरनमेंट एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स नेचर आर प्रेजेंटेड एंड एनालाइज्ड। मतलब इसमें एनवायरमेंटल इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, आपका जो कल्चरल इश्यूज़ हैं, आपका कल्चर क्या कहता है, आपका एनवायरनमेंट का कल्चर के साथ क्या लिंक है और आपका बिहेव क्या है नेचर के लिहाज से। मतलब आप नेचर को कैसे ट्रीट करते हैं और उसको कैसे कंसीडर करते हैं, इसमें इस चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है और एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद वन ऑफ द मेन गोल्स इन इको क्रिटिसिज्म इज़ टू स्टडी हाउ इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी बिहेव एंड रिएक्ट इन रिलेशन टू नेचर एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। मतलब इसमें आप इको क्रिटिसिज्म में ये भी चीज़ों को स्टडी करते हैं कि इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ लिंक क्या है और रिलेशन क्या है और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स किस हद तक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। उसके बाद दिस फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म है गेन अ लॉट ऑफ अटेंशन ड्यूरिंग रिसेंट ईयर ड्यू टू हायर सोशल एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड इंक्रीज टेक्नोलॉजी। मतलब जो ये फॉर्म है इसने बहुत ज़्यादा अटेंशन, बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल की है या तवज्जो का मरकज़ बनी है, क्योंकि एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में। इट इज़ हैंस अ फ्रेश वे ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग लिटरेरी टेक्स्ट विच ब्रिंग न्यू डायमेंशंस टू द फील्ड ऑफ लिटरेरी एंड थ्योरेटिकल स्टडीज़। इसमें आप क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, टेक्स्ट का एनालिसिस करते हैं और डिफरेंट डायमेंशंस को लाते हैं और लिटरेरी फील्ड में थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं। मतलब आप देखते हैं कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या हैं और उनका सलूशन कैसे पॉसिबल है। Eco criticism is an intentionally broad approach that is known by the number of other designations including green culture studies, eco-poetics and environmental literary criticism। मतलब इको क्रिटिसिज्म में बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखा जाता है, आपकी अप्रोच को देखा जाता है, आपका नंबर ऑफ डेजिग्नेशंस को देखा जाता है। मतलब आपका कल्चर है, आपका एनवायरमेंटल पोजीशन है, आपका नेचुरल लिंक क्या है, आप नेचुरल रिसोर्सेज के साथ क्या लिंक है, इन तमाम चीज़ों को इसमें देखा जाता है। उसके बाद वेस्टर्न थॉट्स हैज़ ऑफन हेल्ड अ मोर और लेस यूटिलिटेरियंस एटीट्यूड टू नेचर इज़ फॉर सर्विंग ह्यूमन डीड्स। मतलब ये इंसानियत की खिदमत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हाउएवर आफ्टर द 18th century
there emerged many voices that demanded a revolution of the relationship between man and environment and man's views of nature। मतलब 18th सेंचुरी में ये चीज़ उभर के हमारे सामने आई है कि हम नेचर और मैन का रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं और कैसे देखना चाहिए, एज वेल एज रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट और इंसान और माहौल का। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़िलासफ़र हैं, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है, अर्नी नाइस, नॉर्वेजियन philosopher and developed the notion of deep ecology, which emphasizes the basic interconnectedness of all life forms and natural features and present a symbiotic and holistic worldview rather than an anthropocentric ones. Earlier theories in literary and culture study focus on the issue of class, race, gender, region or criteria and subject of critical analysis. The late 20th century has woken up to a new threat, ecological disasters। मतलब थीरीज में किन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है या अंडर कंसिडर किया जाता है। क्लास है, क्लास सिचुएशन क्या है, रेस क्या है, जेंडर क्या है, रीजन क्या है और उसका क्राइटेरिया क्या है, इन तमाम चीज़ों को इको क्रिटिकल स्टडी में देखा जाता है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग इको क्रिटिसिज्म, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट ह्यूमन काइंड फेसेस एज ए होल एज nuclear war, depletions of value of natural resources, pollution, explosions, proliferations of exploitative technologies। मतलब इसमें तमाम चीज़ों को देखा जाता है जो डिस्ट्रक्शंस का बायस बनती हैं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। कंक्वेस्ट ऑफ स्पेस, प्रिलिमिनरी टू यूजिंग इट एज ए गार्बेज डंप, पोल्यूशन, एक्सटेंशंस ऑफ स्पाइसीज, दो नॉट अ ह्यूमन प्रॉब्लम among others। In such a context, literary and culture theory has begun to address the issue as a part of academic discourse. Numerous green environment movements have sprung up all the world and some have been gained representation in the उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट फिलोसफर हैं डोनाल्ड वॉरेस्टर्स, नेचर्स इकोनॉमी 1977 में बिकम टेक्स्ट बुक फॉर द स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल थॉट ऑन द एज। The historians Arnold Toynbee recorded the effect of human civilization upon the land and nature in environmental, mankind and mother earth। इसमें भी उसने वही चीज़ को अगेन डिस्कस किया कि इंसान का जो लिंक होता है नेचुरल रिसोर्सेज से वो क्या होता है और किस हद तक हमारी रोज़मर्रा करता है। The work of environmental historians have been path breaking to Richard Grove et al.'s Massive Nature and the Orient, David Arnold and Ramachandra Guha's Nature, Culture, Imperialism have been significant work in the environmental history of India and South Asia, East Asia। Ramachandra Guha is of the course the most important environmental historian writing from Indian today। उसके बाद वेरियस वर्जन ऑफ एनवायरमेंटलिज्म डेवलप, डीप इकोलॉजिकल एंड इकोफेमिनिज्म वर टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स। मतलब इकोलॉजिकल इट्स पार्ट्स ऑफ इको क्रिटिसिज्म, इकोफेमिनिज्म इज आल्सो पार्ट ऑफ इको क्रिटिसिज्म। उसके बाद एट द एंड पे लाइन पे देखें तो इको क्रिटिसिज्म रिजल्ट ऑफ दिस न्यू कॉन्शियसनेस दैट वेरी सोन देयर विल बी नथिंग ब्यूटीफुल और सेव इन नेचर टू डिस्कोर्स अबाउट अनलेस वी आर वेरी केयरफुल। मतलब इको क्रिटिसिज्म की जिस तरह की कंडीशन या सिचुएशन हो गई है या विद द पैसेज ऑफ टाइम हो रही है, तो नेक्स्ट जनरेशन को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारे इश्यूज़ को फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर हम इन्वायरमेंटल्स हर्डल्स क्रिएट करेंगे, डेफिनेटली इट क्रिएट्स बैड थिंग फॉर अस। तो वो राइटर्स भी यही बताना चाहता है कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखना चाहते हैं, अपने नेचर और डिस्कोर्स मतलब केयरफुल होना चाहते हैं, तो हमें नेचुरल रिसोर्स को डिमोलिश और उनकी कदर करनी चाहिए। मतलब हम नेचुरल रिसोर्सेज को दबाने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं
किस तरह दबाने की कोशिश करते हैं कि हम ग्रीनरी को ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं, फैक्ट्रीज़ से जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो डेफिनेटली पोल्यूशन क्रिएट होती है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, जिससे बीमारियां जन्म लेती हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है उस सिटी को और उसके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं। तो नेचुरली थिंग्स से इसका क्या लिंक होता है, मतलब नेचुरली अगर हम इसके साथ रुकावत में रहें या हमारा लिंक रहे, तो उससे ये होता है कि नेचर को हम डिप्रेस नहीं कर सकते। अगर नेचर के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, नेचुरली रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तो इसलिए जो आपका इकोलॉजी है या इको क्रिटिसिज्म है या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये तमाम चीज़ें हमारी सोसाइटी पे इफ़ेक्ट करती हैं और इनको हमें देखना पड़ता है और इनके यूटिलाइज़ करना पड़ता है। तो अगर इनको देखेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी क्रिएट ईजीनेस इन आवर फ्यूचर लाइफ। तो आजकल क्या हो रहा है कि हम ड्यू टू depressing the natural resources, we are facing lot of problems for next generation, and we are watching next generation will be in trouble due to these reasons. So that's why eco critical study में जो questions आपसे पूछे जा सकते हैं या आपसे आइडिया लिया जा सकता है, जिस फॉर द सेक ऑफ टर्म पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे ऑब्जेक्टिव के बाद क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाता है। तो अगर आपने किसी भी टॉपिक पे कोई थ्योरी अप्लाई करनी है तो डेफिनेटली इस लेक्चर को ज़रूर माइंड में रखिएगा कि नेचर या इको क्रिटिसिज्म या इकोलॉजी या एनवायरमेंटल इश्यूज़, ये तमाम का लिंक इको क्रिटिसिज्म से होता है। तो इको क्रिटिसिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर फ्यूचर लाइफ। तो कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? हाउ इज द नेचर रिप्रेजेंटेड इन द नॉवल? व्हाट रोल डज द फिजिकल जियोग्राफिकल सेटिंग प्ले इन द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवल? हाउ डू यू आवर मेटाफर्स ऑफ द लैंड इन्फ्लुएंसेस द वी ट्रीट? और सेम लाइक दिस एंड वाला क्वेश्चन, हाउ इज साइंस इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअलिटी ओपन टू क्रिटिकल स्क्रूटनी टर्म्स ऑफ द फैक्ट ऑफ साइंस ऑन द लैंड? एट द एंड जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये बताने की कोशिश की है कि जो साइंस है वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी दे रही है, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी दे रही है, एज़ वेल एज़ अगर हम इन्हीं को यूटिलाइज़ करते हुए नेचुरल रिसोर्सेज या जो लैंड है उस पर डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे। तो जिस तरह इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजीज़ ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअलिटीज़ है, और उस तरह बहुत सारा साइंस के मतलब सही इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली इट क्रिएट्स ईजीनेस इन आवर फ्यूचर लाइफ। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्रेस करेंगे और नेचुरल रिसोर्सेज से ये मतलब निकालेंगे कि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसी से हर्डल क्रिएट होंगी। तो अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली उससे हमें काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी बेटर होगी। तो ये था हमारा इको क्रिटिसिज्म, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग एमफिल लेवल, और मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स आपसे रिक्वायर्ड भी करते हैं कि यू हैव टू राइट दिस थ्योरी ऑन एनी एस्पेक्ट, like you have to apply this theory on any poem, novel regarding eco-criticism. So before going to apply any kind of theory, you have to clear idea about what is eco-criticism and the forms of eco-criticism and what is the role of eco-criticism in your life and what is the
natural resources, what is environment, what is society, all the things you should be clear in your mind when you are going to start any kind of term paper. When you want to apply this theory on any novel, any poem, any drama, then you have to clear idea about what is eco-criticism.